नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप करंट अफेयर जनरल स्टडी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में, और एंड में आप चेक कर सकते हैं किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान आप तैयार करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैव पावर टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल एंड लीगल राइट ऑफ सिटीजन। यानी कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी सिटीजन को अपनी कंट्री के अंदर लीगल राइट के प्रिवेंशन के लिए, उसके लिए इन्फोर्समेंट के लिए एक रिट जारी कर सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट अगर कोई मिसयूज हो रहा है, उसे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है किसी कारणवश से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में अब पावर है कि वो उसके लिए जो भी एक तरह से इन्फोर्समेंट वर्क हो सकता है वो कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, The High Court cannot issue writ to any authority outside the territorial jurisdiction। यानी कि जो हाई कोर्ट है वो अपने जुरिडिक्शन के बाहर किसी भी अथॉरिटी को वो रिट जारी नहीं कर सकता। ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है हाई कोर्ट के बारे में जो स्टेटमेंट है सेकेंड, वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल में बात करें, तो ये एक फंडामेंटल राइट होता है हम लोगों का, यानी कि सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर ये पावर दी जाती है मतलब किसी भी सिटीजन को हमारी कंट्री के अंदर, कि अगर उसके किसी भी अदर फंडामेंटल राइट का अगर मिसयूज हो रहा है, उसे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो उसके रेमेडीज के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक सिटीजन से रिलेटेड है, आप ये बोल सकते हो। और सिटीजन को एम्पावर करता है कि वो लीगल एक्शन के लिए, अगर उसे वायलेशन हो रहा है, कोई उसे फंडामेंटल राइट यूज नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लेन कर सकता है, उसके लिए एक्शन ले सकता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ये 32 जो है इसके लिए एक सिटीजन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो आर्टिकल 32 से रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। गलत होने की वजह ये है कि ये एम्पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं करता बल्कि सिटीजन को करता है। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 226 की अगर बात करें तो ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू कर सकता है, रिट और बाकी सारी चीजें भी इशू कर सकता है किसी भी अथॉरिटी को और सिटीजन को भी। ठीक है, और अगर अथॉरिटी की बात करें तो वो जरूरी नहीं वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर, जुरिडिक्शन से बाहर भी, अपने टेरिटरी के बाहर भी वो रिट जारी कर सकता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। गलत होने की बिल्कुल क्लियर वजह यह है कि आर्टिकल 32 सिटीजन को एम्पावर कर रहा है, और हाई कोर्ट को जो पास जो पावर है वो देता है आर्टिकल 226, और पावर ये है इसके पास कि भाई ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को, यानी सिटीजन की बात करें तो वो तो अपने एरिया के अंदर बात करेगा, लेकिन अथॉरिटी की बात आ जाएगी तो वो अपने एरिया से बाहर भी एक रिट जारी कर सकता है किसी भी अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इथोपिया के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपके लिए ये, और इधर आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं इथोपिया के बारे में, आपको बताना है नॉट करेक्ट, यानी आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इथोपिया इज ए लैंडलॉक कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद सूडान, साउथ सूडान, केनिया एंड सोमालिया। यानी कि इथोपिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक, यानी कि लैंडलॉक का मतलब ये कि किसी भी तरीके से सी से कनेक्टेड नहीं है। और जो कंट्री जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि केनिया शेयर करती है, सोमालिया शेयर करती है, सूडान शेयर करती है, साउथ सूडान शेयर करता है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर वॉर with its enemy state Eritrea
इरिटेरिया के अगेंस्ट में इन्होंने अभी वॉर डिक्लेयर किया है, यानी कि आप ये कह सकते हो अभी इथोपिया और इरिटेरिया के बीच में एक फाइट चल रही है, एक वॉर चल रही है अभी रिसेंटली। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, दोनों स्टेटमेंट में से आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है और गलत स्टेटमेंट ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन थर्ड की बात करिए, सी की बात करिए जिसमें बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इथोपिया की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इथोपिया जो कंट्री है ये अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है। और अगर हम इसके नेबर कंट्री की बात करें तो इरिट्रिया की अगर बात करें ये इसके नॉर्थ में, यानी कि टॉप में आप देख सकते हो। उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट के आसपास यहाँ पे डिजिबूटी एक नेक्स्ट कंट्री है। उसके बाद सोमालिया इसके ईस्ट में है। और फिर अगर हम साउथ में बात करें तो केनिया जिसकी कैपिटल नैरोबी है वो कंट्री है। और अगर हम इसके वेस्ट में बात करें तो सूडान, जिसे कि टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक कंट्री सूडान बन गई है, दूसरा साउथ सूडान बन गई है, वो इसके वेस्ट में। तो यानी कि आप ये कह सकते हो अगर वर्ल्ड मैप में आप देखना चाहें तो इसकी लोकेशन आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारी कंट्री इंडिया है और इथोपिया की जो लोकेशन है वो इधर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हो अरेबियन सी से कनेक्टेड ये कंट्री है हमारी कंट्री से। ठीक है, हमारी कंट्री से लोकेशन इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वापस अगर अपने क्वेश्चन पे आए तो जैसा आपको इस मैप में मैंने दिखाया था कि भी ये जो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, इस लैंडलॉक कंट्री जो जितनी भी कंट्री के नाम आपको दे रखे ये सारी कंट्री सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि अभी इरिटेरिया जो कि इसके नॉर्थ में है, इन दोनों कंट्री के बीच में एक वॉर हो रही है और इथोपिया ने एक वॉर डिक्लेयर किया है इस टाइम, जो कि बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। गलत ये है कि अब इन दोनों कंट्री के बीच में अब ये पीस डायलॉग जो स्टैब्लिश हो चुके हैं। 2018 अप्रैल की अगर बात करें तो यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए थे जिनका नाम है अबीब अहमद। अबीब अहमद ने इन दोनों कंट्री के बीच में जो पहले राइवलरी चल के आ रही थी उसे खत्म करके एक फ्रेंडशिप, एक तरह से कह सकते हो एक पीस डील साइन किया था इस कंट्री के साथ। और जब ये पीस डील इन्होंने साइन किया तो जो वॉर वाली कंडीशन थी वो खत्म हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हो इन दोनों कंट्री के बीच में कोई वॉर नहीं है और इसकी वजह से इन्हें 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था अबी अहमद को। तो अब ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे गलत स्टेटमेंट के बारे में बोला गया था, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इन्फ्लेशन, यानी कि आप समझ गए होंगे ये इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन सिग्निफाई डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, यानी कि किसी भी करेंसी से जब हम उसकी पावर कम हो जाती किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने की, उसे आप इन्फ्लेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इन्फ्लेशन ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट गुड फॉर कंट्री इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन जो टर्म है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले ये जो टर्म है इन्फ्लेशन, पहले आपको ये इन्फ्लेशन समझना होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास करेंसी है, ठीक है, कोई भी करेंसी हमारे पास है उसकी जो मनी की जो करेंसी या मनी बोले हम उसे, उसकी जो वैल्यू में डाउनफॉल होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं उसकी वैल्यू में डाउनफॉल की मीनिंग ये है कि मान लीजिए आप 100 रुपीज में किसी भी प्रोडक्ट को 2 प्रोडक्ट आप लेके आ रहे थे पहले, ठीक है, अब 100 रुपए में किसी भी प्रोडक्ट को 2 की जगह 1 लेकर के आ रहे हैं, यानी कि जो उसकी परचेजिंग पावर थी पहले आप 100 रुपीज के अंदर दो किसी भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट को आप उसके 2 पीस लेके आ रहे थे, लेकिन अब आपको 1 पीस मिल रहा है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी है, ये मनी है, वो डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है। अच्छा, उसके अगेंस्ट में अगर हम प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो मान लीजिए चाय है, पहले ₹5 का चाय मिला करता था, अब आज के टाइम पर ₹10 का मिलता है। एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, इस टाइप का मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं जो कॉस्ट है,
कॉस्ट ऑफ टी है, यानी कि चाय की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो इंक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोला जाता है। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज होती है, हो जाती है मनी की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी के लिए किसी भी कंडीशन में ये बेनिफिशियल नहीं होता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का एक बेनिफिट ये होता है, जो मान लीजिए जो बिजनेस कर रहा है, जो चाय बेच रहा है, पहले वो 5 रुपए का बेच रहा था, अब 10 रुपए का बेच रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो उसके लिए तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे लिए जो जीडीपी है, जीडीपी इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज जीडीपी होगी तो हमारी इनकम होगी, तो आप कह सकते हो इनकम भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि आप ये कह सकते हो इन्फ्लेशन हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है वो गलत दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इन्फ्लेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप कह सकते हो फूड से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दिया, क्लोथ से रिलेटेड हो गया, हाउस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन सारी चीजों का एक कंबाइंड रेट पे हम डिसाइड करते हैं, यानी किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं, इकोनॉमी के अंदर जो भी मार्केट है, जितने भी प्रोडक्ट है, सबका एवरेज निकाल के इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट 1 you have given Vulture Action Plan 2020-25 aims to ensure minimum use of daclofengs, और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑल द स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया आर क्रिटिकल इंडेंजर। इस क्वेश्चन में आपसे एक एक्शन प्लान के बारे में पूछा जा रहा है, वल्चर एक्शन प्लान जो कि 2020 से 2025 तक है, और इसका जो मेन एम ये है कि हमारी कंट्री में डिक्लोफेन को मिनिमम करना है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो गिद्ध वगैरह है हमारी कंट्री में उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये एक्शन प्लान है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि जो वल्चर से रिलेटेड कैटेगरी के जो स्पीसीज है हमारी, यानी कि गिद्धों की जो प्रजाति कह सकते हो, वो सारे के सारे हमारी कंट्री में क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके अपना आंसर बताना है। चलिए, ऑप्शन ए है आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी की बात करें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है कि भी हमारी कंट्री में एक 5 ईयर प्लान लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2020-25 तक के लिए, और इसमें जो गिद्धों की प्रजाति है, यानी कि आप कह सकते हो कि वल्चर की जो स्पीसीज है उसके प्रोटेक्शन के रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा देखा गया है कि 1990 से 2007 के बीच में कि जो इसकी जो संख्या है, इनकी जो क्वांटिटी में आप कह सकते नंबर्स में, ये डिक्रीज हो रही है। तो इनके डाउनफॉल को एक तरह रिवाइव करने के लिए, इसे फिर से इनके नंबर्स में इनको इंक्रीज करने के लिए हमारी कंट्री में एक्शन प्लान लाया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जितनी भी गिद्धों की प्रजाति है, वल्चर की जितने भी स्पीसीज है, इसके जो डिफरेंट टाइप के हैं, सब इंडेंजर कैटेगरी के अंदर है। नहीं, सारी की सारी इंडेंजर कैटेगरी में नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसे 3 ऐसे वल्चर की स्पीसीज है जिसमें ओरिएंटल स्लेंटर बिल्ड वल्चर, ठीक है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, ये कुछ ऐसे हैं जो कि इंडेंजर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना आकर के, बल्कि ये कह सकते हो नेक्स्ट या नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, हिमालय ग्रिफॉन, सिनेरस गल्चर, बियर्ड वल्चर, ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कि क्रिटिकल डेंजर कैटेगरी में ना आकर के ये नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमें गलत दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। With reference to Vital Statistics of India based on the Civil Registration System Report 2018, consider following statement। 2018 की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम आप कह सकते हो कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। ध्यान रखें 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, और इनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा रिकॉर्डेड द वर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी कि जब बर्थ होता है उस टाइम
मेल और फीमेल जो बच्चे होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो बॉय और गर्ल का जो नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज, हम 1000 के उसमें बात करेंगे तो भाई हरियाणा में सबसे वर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसे सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, अपने ऑप्शन को चूज करिए। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे विटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करने वाली जो अथॉरिटी है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि आप क्लियर समझ गए होंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि एक सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, तो इस मैप को देख करके आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी कंट्री में जो अरुणाचल प्रदेश है, वो अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन सबसे अच्छी है हमारी कंट्री में अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें। यानी कि आप ये कह सकते हो पर 1000 बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स जो नंबर में सबसे ज्यादा है वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं। उसी तरह अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कंडीशन सबसे खराब हमारी कंट्री में है, अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स के नंबर की बात करें जब बर्थ के टाइम पे। यानी कि आप ये कह सकते हो बर्थ के टाइम पे सबसे खराब कंडीशन हमारी कंट्री में है मणिपुर की, और सबसे बेटर कंडीशन है अरुणाचल प्रदेश की। बाकी अदर स्टेट का भी आप डाटा इस तरह से देख सकते हो। तो यानी कि ये कह सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस डाटा को, इस रिपोर्ट को आपको अच्छे से देखना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से, आपकी स्टेट की क्या सिचुएशन है, यानी कि करंट सिचुएशन में, करंट टाइम पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स 1000 के रेट पे आपको बताना है कि आपके स्टेट में क्या कंडीशन है, किस रेशियो में, किस जो डाटा है आपके स्टेट के हिसाब से क्या डाटा है। और आपके स्टेट के अलावा जो नियर बाय स्टेट है, जो भी आपके स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो स्टेट है हरियाणा है और यूपी है, ठीक है। तो आप दिल्ली के साथ साथ आपको हरियाणा और यूपी के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी तरह आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तो एमपी के आसपास जितने स्टेट है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो कितना स्कोर रहा आपका, कितने क्वेश्चन का आपने सही अटेम्प्ट करे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। पहली बार फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी स्क्रीन पे कुछ और वीडियो आ रही है जिसे देख कर आप रिवीजन कर सकते हैं।